गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और कल आज भी आपके सर नहीं आए हैं, इसलिए मुझे ही साइंस का क्लास लेना पड़ रहा है, क्लास 4 का। और जब आपके सर आ जाएंगे तो फिर सर ही आप लोगों को पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, नोट्स बताएंगे। मुझसे जितना हो रहा है वो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, वो भी आपको नोट्स लिख लेना है और सर को आपको दिखला देना है, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे मैटर्स, और मैटर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के तरीके से। पहले मैटर क्या होता है ये तो आपको सर भी बताए हुए थे। तो मैटर को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है ये हम लोग पढ़े थे अच्छी तरीके से कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कि मैटर का वो प्रॉपर्टी जिसको हम फिजिकली रूप में मतलब देखी कर हम बता दें कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। जैसे आप ये व्हाइट बोर्ड को देखी कर बता सकते हो कि ये सॉलिड के फॉर्म में है। ये बोतल के अंदर जो पानी रखा हुआ है इसको आप देखी के बता सकते हो कि ये लिक्विड के फॉर्म में है। हम जिस रूम में लेक्चर दे रहे हैं इसमें ऑलरेडी गैस है, इसको आप ऑलरेडी एग्जिस्ट, जैसे धुआं वगैरह निकलता है, गाड़ी वगैरह से जो धुआं निकलता है उसको आप देखी के बता सकते हो कि ये गैस फॉर्म में है, ओके। तो गैस के अंदर बहुत सारे एयर पार्टिकल्स मिले हुए रहते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, अगर आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है ये हम आपको बता दिए थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया था। तो क्लासीफाई किया गया तो आप पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को तीन तरीके से क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। उसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर भी मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है आपने पढ़ा था कि वैसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप्स के एटम्स और एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसी को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। जो एक टाइप्स के एटम्स और एक टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस जो कहते हैं वैसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप्स के एटम्स और एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बना होता है उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस जैसे वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है, आयरन के अंदर सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, अदर के पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो आयरन एक प्योर सब्सटेंस है। कॉपर के अंदर सिर्फ कॉपर के ही एटम होंगे, एल्युमिनियम के तो एटम्स होंगे नहीं, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। उसी तरह से वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर के अंदर सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, अदर के तो मॉलिक्यूल्स हो नहीं सकते हैं, ओके। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस जो कहते हैं वैसा सब्सटेंस जिसमें एक पार्टिकल्स के अलावा किसी दो कोई अलग पार्टिकल्स भी मौजूद हो किसी मैटर्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं इम्प्योर। जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन एक इम्प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर के अंदर वाटर के भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हो गए। अब आप सॉल्ट मिला रहे हो तो उसके अंदर सॉल्ट के भी मॉलिक्यूल्स मिल गए, तो इसको अब आप क्या बोलोगे, इम्प्योर सब्सटेंस बोलोगे, समझ में आया। तो आपका सॉल्ट और वाटर एक इम्प्योर सब्सटेंस है। हमने पढ़ा भी था कि प्योर सब्सटेंस भी आपके दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड्स होता है, ओके। और एलिमेंट्स के भी तीन टाइप पढ़े थे, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट। उसी तरह से मिक्सचर उसी तरह से हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस में हम लोग पढ़े थे मिक्सचर, जिसको आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ये सब चीज हम लोग कल ऑलरेडी पढ़ लिए थे, ओके। इसके अंदर भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये जो डिस्कस करें ना सॉलिड से रिलेटेड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिर मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी चीज भी पढ़ेंगे। अभी पहले बेसिक चीज पढ़िए। देखिए आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं तो जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स के अंदर पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ओके। तो इसमें हम लोग छोटा मोटा टर्म्स पहले समझेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं किसको। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसको कहते हैं, किसी भी मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उस पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है, जगह जो होता है ना, उसी जगह या स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करोगे, द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ओके। किसी मैटर के अंदर दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है, किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस में दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसी को ही आप क्या कहोगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहोगे। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ओके। मैटर के अंदर दो पार्टिकल्स के बीच का जो
स्पेस होता है उसी स्पेस को हम किससे जानेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हम जानते हैं कि जो मैटर होते हैं उसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, तो जब दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो बल लगता रहता है, ओके, मान लो कि ये दो पार्टिकल्स हैं, ओके, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, तो बोलना कोई भी जो मैटर्स होते हैं तो उस मैटर्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होता है। तो जब किसी मैटर्स के अंदर दो पार्टिकल्स के बीच का जो खाली जगह होता है या खाली स्थान होता है, उसी को ही हम लोग किस चीज के नाम से जानते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब ये हुआ किसी भी मैटर्स के अंदर जो दो पार्टिकल्स होते हैं, उन दो पार्टिकल्स के बीच का जो खाली स्थान होता है या खाली जगह होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जो मैटर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, खाली स्पेस होते हैं। अब उसको तो आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कह दीजिएगा, ओके। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जब दो पार्टिकल्स जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं, मैटर के अंदर जो दो पार्टिकल्स जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो अपनी ओर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर डिफाइन करता हूं तो क्या बोलेगा, द फोर्स एक्ट बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, मैटर के अंदर जो दो पार्टिकल्स हैं, ओके, आपको पता है कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक मैटर है, ओके, ये आपका क्या है, मैटर्स है। इस मैटर्स के अंदर जो दो पार्टिकल्स है, ओके, इन दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स एक्ट होगा, जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चीज आपको क्या होना, उसको क्या कहना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहना है। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पर आप सीखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको कहेंगे, जो मैटर्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो जो दो पार्टिकल जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहते हैं या खींचते रहते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसको कहेंगे, जो मैटर होते हैं उसके बीच जो खाली स्थान होता है, जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम किस नाम से जानेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानेंगे। ओके, ये आपका अब फेस ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स का, या आप बोल सकते हैं कन्वर्शन ऑफ मैटर। मैटर का कन्वर्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे होता है, या स्टेट्स, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको बहुत आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फेस ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्शन ऑफ मैटर या कन्वर्शन ऑफ मैटर। ठीक है, अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। लेकिन सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, ऑन हीटिंग देने पर। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखा है। तो अगर किसी सॉलिड को आप हीट देकर, पहले आप समझ लो, सॉलिड का अगर लिक्विड में कन्वर्शन होगा तो उसको हम मेल्टिंग कहेंगे। लेकिन मेल्टिंग कैसे होगा, उसका डिफिनीशन जानना पड़ेगा। उसी तरह से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो इसको वेपोराइजेशन या बॉइलिंग के नाम से आप जान सकते हो। फिर गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको आप डिपोजिशन के नाम से जान सकते हो। किससे जानिएगा, डिपोजिशन के नाम से जानिएगा। ठीक है, उसी तरह से अब आप जानिए लिक्विड से, अभी तो आपने ये सीखा कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्शन होगा तो मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होगा तो वेपोराइजेशन, गैस टू सॉलिड होगा तो इसको डिपोजिशन। अब ये आप ऐसे चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, ओके, सॉरी क्लॉकवाइज चल रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा चल के देखते हैं। गैस टू सॉलिड कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस टू सॉलिड कन्वर्ट होगा तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे। लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होगा तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे या फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। उसी तरह से सॉलिड टू गैस, अगर सॉलिड टू गैस होगा तो उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। ओके, तो अब सब चीज को तरीके से जान लीजिए। ओके,
ठीक है। तो देखिए मेल्टिंग और फ्यूजन किसको कहते हैं? मेल्टिंग, देखिए मेल्टिंग किसको कहते हैं कि हमने क्या लिखा है, कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू गैस ऑन हीटिंग। जब किसी सॉलिड को आप हीट करो और वो हीट करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको आप क्या कहोगे? मेल्टिंग पॉइंट कहोगे। इंग्लिश में हमने इसको क्या डिफाइन किया है? कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। या आप ऐसे बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, एक तरह का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, सॉरी दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्या बोल सकते हो? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन, या दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे तरीके से, सिंपल तरीके से भी बोल सकते हो, कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। उसी को ही हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग और फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को ही हम क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिडिफिकेशन अभी हम तुरंत पता है कि सॉलिडिफिकेशन जब कोई लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, कैसे कन्वर्ट होगा? लिक्विड जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कैसे होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ऑब्वियसली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ऑन कूलिंग आप लिख दीजिए क्योंकि कूलिंग होने से होगा ना, ऑन कूलिंग, ओके। कूलिंग करिएगा तब जाके ये सॉलिडिफिकेशन होगा, ठीक है। उसी तरीके से इस प्रोसेस को, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे है कि अगर कोई पानी को आप फ्रीजर में डाल दीजिएगा तो ऑब्वियसली वो पानी क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड के बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट कैन आई से टू यू? ऑब्वियसली यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट कैन आई से टू यू, ठीक है। मेल्टिंग और फ्यूजन किसको कहते हैं? तो मेल्टिंग और फ्यूजन तो आप ये तुरंत समझाएं कि एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम मेल्टिंग और फ्यूजन कहेंगे। इसका एग्जांपल है जैसे बर्फ को अगर आप गर्म करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप क्या कर सकते हो? मेल्टिंग और फ्यूजन कर सकते हो। सॉलिडिफिकेशन अभी तुरंत समझाए हैं। वेपोराइजेशन क्या होता है? तो वेपोराइजेशन एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है, वेपोराइजेशन में क्या होता है कि जिसमें जब किसी लिक्विड को हम जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। वैसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को हीट करें तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसको हमने